5 साल जनता के बीच में कुछ किया नहीं। राज परिवार से हैं, शायद उन्हें अपनी मांगों के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने में शर्म लगती हो। पूरे 5 साल का मेरा लेखा जोखा है। मैंने इस किताब में बहुत सारे काम लिखे हैं। 2024 या 25 में हमारा ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा और भिंड से दतिया का रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाएगा, तो हमारे सेवड़ा और इंदरगढ़ के लोग भी रेल के द्वारा दतिया और भिंड आ जा सकेंगे। पहली उपलब्धि। आप पर ये आरोप है कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल विधायक बनने के बाद, जब से कांग्रेस विधायक बना है उसके बाद आपने सेवड़ा क्षेत्र के लोगों की चिंता व्यक्त नहीं की। 30,000 का दावा किया है, आपका दावा क्या रहेगा कांग्रेस विधायक के साथ टक्कर लेने के? आपके प्रत्याशी का आरोप है कि मुझे हराने में कहीं ना कहीं आपके मंत्री रणतम मिश्रा का हाथ था। राधेलाल बघेल का आरोप है। कभी कभी अज्ञानता से बचकानी बातें निकल जाती हैं। क्या मानी नरेंद्र सिंह तोमर, वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपने सोने का रथ भी दे दिया है, ऐसे लोगों में चर्चा है। आपको लाइक करते हो, आपको टिकट दिलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। नरेंद्र सिंह जी मेरे गुरु भी रहे हैं और मैंने सबने मुझे प्यार किया है। तो मिश्रा का नाम नहीं लिया आपने। जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं, पूरे दतिया जिला उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं सेवड़ा से पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको टिकट लगभग आपका तय हो गया है। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार राजा भैया जी। पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप 5 साल सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच रहे, क्या बड़ी उपलब्धियां की हैं आपने? मैं 2013 से 2018 तक दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहा। वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व मैंने मध्य प्रदेश के विधानसभा में किया है और उनकी हर आवाज़ को वहाँ उठाने का प्रयास किया। वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं थीं जिन्हें मैंने सुलझाने का प्रयास किया। संपूर्ण प्रयास नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। जैसे कि सेवड़ा में आज़ादी के समय से ही अस्पताल नहीं था, मैंने प्रयास किया, वहाँ एक नया अस्पताल बना। सेवड़ा में मुक्तिधाम नहीं था, पुल के नीचे शवों को जलाया जाता था, भारी बरसात में बड़ी दिक्कत होती थी, तो नया मुक्तिधाम वहाँ निर्मित हुआ। सनकुआ घाट पे भी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहाँ भी सुविधाएं नहीं थी। बहुत छोटा सा एक प्रयास किया, 3 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, लेकिन मात्र 60-70 लाख रुपए का ही काम हो सका और सरकार बदल गई, तो वहाँ घाट का निर्माण करने का काम किया। इंदरगढ़ में नया डिग्री कॉलेज बना है, नया तहसील भवन बना है, इंदरगढ़ और सेवड़ा के बीच में एक स्टेडियम बना है। ऐसे बहुत सारे काम छोटे बड़े मिला के लगभग 15 से 16 नवीन स्कूलों का उन्नयन एवं नवीन बिल्डिंग का काम किया है, जिसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बिल्डिंगें हैं। 1-1 करोड़ रुपए की सड़कों का जो ग्राम सड़क योजना है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो गांव से सड़कों को जोड़ने का काम तो लगभग 3 या 4 गाँव को छोड़ के पूरे के पूरे गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं। और लगातार मैंने लोगों के बीच रहकर उनके काम करने का प्रयास किया। कुछ और उपलब्धियां हैं, शायद आप उन्हें भूल रहे हैं, उनके आपने भूमि पूजन भी किए हैं। करोड़ों की लागत से रतनगढ़ परियोजना वहाँ आप लाए थे और आपने उसका भूमि पूजन भी किया था। स्टेडियम की भी बात की आपने, उसका भी भूमि पूजन किया था। आपको लगता है कि मूल स्वरूप आप दे पाए उनको? स्टेडियम तो चूँकि बन के तैयार है और उसके बाद उसमें जो व्यवस्थाएं होनी थी, चूँकि वो सरकार के द्वारा की जाती हैं, लेकिन 2018 तक जब स्टेडियम बन के तैयार हुआ, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। तो नया जो विधायक आया उसने उसकी तब कभी ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन उनने कभी भी 5 साल में एक बार भी स्टेडियम में जो मूलभूत सुख सुविधाएं होनी चाहिए उनकी आवाज़ नहीं उठाई। रतनगढ़ परियोजना, माता रतनगढ़ परियोजना के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वहाँ रोड, डबल रोड, पुल का निर्माण हुआ था, किसी कारण से पुल बाढ़ में बह गया, तो नवीन पुल दिवाली तक चालू हो जाएगा। और हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जैसे कि
अपने उज्जैन में महाकाल लोक है, दतिया में पीताम्बरा लोक है, ऐसे ही रतनगढ़ माता मंदिर पर रतनगढ़ लोक का निर्माण किया जाएगा। और हमने जो काम किए हैं, चूँकि ये पूरे 5 साल का मेरा लेखा जोखा है, मैंने इस किताब में बहुत सारे काम लिखे हैं, चूँकि लगातार मेरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र की जनता का विकास हो, सेवढ़ा पर्यटन की और विकास की दृष्टि में आगे बढ़े। मैंने एक और बहुत बड़ा काम सेवढ़ा के लिए शुरुआत की थी, अभी वो पटरी पर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इन 5 वर्ष में वो पटरी पे आ जाएगा। आप पर ये आरोप है कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल विधायक बनने के बाद, जब से कांग्रेस विधायक बना है उसके बाद आपने सेवढ़ा क्षेत्र के लोगों की चिंता व्यक्त नहीं की, आपने कोई भी सवाल खड़े नहीं किए, ना ही कोई किसी प्रकार से आप रहे। हो सकता है, वैसे मेरा अधिकांश समय सेवढ़ा क्षेत्र में ही गुजरता है। सुबह से शाम मैं लगातार लोगों के बीच रहता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ। चूँकि इस समय मैं विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, तो ऐसी कोई बात जो मुझे विधानसभा के स्तर से उठानी चाहिए, मुझे मजबूरी है मेरी कि मैं नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, संबंधित विभाग के मंत्रियों को लगातार मैं समस्याओं से अवगत कराता रहा हूँ और समस्याओं का समाधान भी हुआ है। समस्याओं का समाधान का आपने जिक्र किया, सेवढ़ा की पुल की बात करें या माता रतनगढ़ की पुल की बात करें, ये दोनों ही पुल प्राकृतिक आपदा में ध्वस्त हो गए, जबकि इससे पहले के जो पुल बने हुए थे वो आज भी सुरक्षित हैं। तो आपको लग रहा है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा? ये विषय नहीं है, चूँकि क्या है कि पहले जो पुल बनते थे वो डाट के बनते थे और नीचे लेवल पे होते थे। पानी का जब बहाव बढ़ता है तो उसका प्रेशर, जितना पानी का बहाव बढ़ेगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। आज की दृष्टि में जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, पुल पहले पिलर बन जाते हैं, उनके ऊपर पुल जो रखे होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। तो जब पानी का प्रेशर आया तो ये सारे के सारे पुल बह गए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ। ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में अकेले ये ही नहीं, बहुत सारे, कम से कम 15 से 20 पुल डैमेज हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। वो भी आपके सरकार के ही बने थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेवढ़ा का पुल मेरी सरकार का नहीं बना, सेवढ़ा का पुल 1987 का बना हुआ है। तो ये चूँकि ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार के बने हैं, पुल 1987 से बना था और 2023 में अगर वो पानी के बहाव में बह जाता है तो 13 और 23 36 साल। तो ऐसा नहीं है कि ये 87 में बना है या ये 2013 में बना है या 2008 में बना है। पुल के बहने का कारण है पानी का बहाव, और पुल के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो वो स्प्रिंग पर रखा हुआ होता है। जब पानी का बहाव आया तो वो बह गया। तो ये इसमें मैं नहीं कह सकता किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। ये एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के कारण ये घटना हुई है और मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है। और चूँकि तकनीकी कमी के कारण वो रुका हुआ था, लेकिन उनके सभी पुलों के टेंडर हो गए हैं और बहुत जल्दी पुलों का निर्माण पूर्ण होगा और नए पुल बन के और ऊंचे और लेवल से ऊंचे होके वो चालू होंगे। आपके समय में जो सरकारी दफ्तर थे, बड़े बड़े जो दफ्तर थे, वो दफ्तर सारे एक एक करके चले गए। तो कांग्रेस विधायक का कहना है कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है, हमारी सरकार नहीं थी। मेरे समय में एक भी दफ्तर सेवढ़ा से नहीं गया है। पहले ही गए थे जो उस समय थे 2013 में, वो आज भी दफ्तर वहाँ पे हैं। कोई दफ्तर नहीं है, सभी दफ्तर हैं। हाँ, और जबकि आए हैं। हमारे समय में पीएचई विभाग का दफ्तर वहाँ नहीं था, नया खुला है। हमारे समय में डी सेवढ़ा नहीं बैठता था, मतलब वो भाजपा सरकार में अब बैठ रहा है। उस समय तो उपलब्धता बड़ी है। कुछ ऐसे जैसे पीडब्ल्यूडी का दफ्तर भांडेर चला गया, तो पीडब्ल्यूडी का दफ्तर भांडेर चला गया था 2012-13 में। कारण क्या है कि पीडब्ल्यूडी, पीआईयू और एमपीआरडीसी एक विभाग के 3 विभाग हो गए हैं। तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सेवढ़ा विधानसभा में रोडें 0 बची हैं। जो भी रोड हैं वो एमपीआरडीसी के अंतर्गत है और एमपीआरडीसी के अंतर्गत उन रोडों पे काम होता है। पीडब्ल्यूडी का सिर्फ मेंटेनेंस था सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या अंदर छोटी मोटी कोई अगर सड़क है तो उसका है, जबकि पीडब्ल्यूडी का कोई भी काम चूँकि बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 खंडों को एक खंड में जोड़ दिया।
प्रदीप अग्रवाल की छवि अब देखी जाती है तो लोगों में जो सर्वे निकल करके आता है तो एक सौम्य छवि की, सरल स्वभाव के व्यक्ति आप माने जाते हैं। लोगों का कहना है कि आप कोई भी शादी हो, कोई भी भागवत हो, कोई भी कवि हो, आप जाना चूकते नहीं हैं। लेकिन आपका जो संपर्क है कहीं ना कहीं बड़े लोगों में ज़्यादा रहता है, छोटे लोगों में कम रहता है, ऐसा आप आरोप भी लगा हुआ है। मैं चूँकि अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि बड़े लोग और छोटे लोग क्या होते हैं। मैं सिर्फ मनुष्यता को भाव देता हूँ। जो मुझसे उम्र में बड़ा है मैं उसका सम्मान करता हूँ, जो मुझसे उम्र में छोटा है मैं उसका सम्मान करता हूँ। एक हरिजन बस्ती से लेके एक सामान्य वरिष्ठ परिवार तक मेरा सबके यहाँ जाना होता है। गांव में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसके यहाँ मैं नहीं जाता हूँ। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। इसका उदाहरण मुझसे ना देके आप गांव में जाके पूछेंगे तो आपको बेहतर उदाहरण मिलेगा कि मैं किसके घर जाता हूँ, किसके घर नहीं जाता हूँ। घनश्याम सिंह जी का कहना है कि मेरी सरकार नहीं थी, 1 साल थी तो मैंने वहाँ डी का दफ्तर शुरू हो गया क्योंकि मेरा भांजा जो प्रियव्रत सिंह जी उस समय ऊर्जा मंत्री थे। सरकार जाने के बाद हम कुछ कर नहीं पाए, यदि हमें मौका मिलेगा तो हम विकास करेंगे। जनता सरकार को नहीं चुनती है, जनता विधायक को चुनती है। और विधायक किसी भी सरकार का हो, विधायक विधायक होता है। विधायक की जिम्मेदारी होती है कि जब वो चुनकर जाता है तो वो पूरे 5 साल उस जनता का सेवक होता है। उसके सुख दुख की जिम्मेदारी, उसके सुख दुख में साथ रहना उसकी जिम्मेदारी है। वो चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उसे अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। यह कह के हम अपने पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरी सरकार नहीं है। ऐसा होता तो फिर जनता पहले पूछती कि भाई आप सरकार में आ रहे हो तो आपको चुने, नहीं तो नहीं चुने। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, निराधार है, क्योंकि वो उन्होंने 5 साल जनता के बीच में कुछ किया नहीं। राज परिवार से हैं, शायद उन्हें अपनी मांगों के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने में शर्म लगती हो, तो इसलिए वो जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए और इसलिए वो कन्नी काट रहे हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पिछली बार मैं 33,000 से चुनाव जीता था, इस बार भी हम 40 से कम नहीं होंगे। कोई विषय नहीं है, जनता है। जनता जिसको पसंद करती है उसको चुनती है, चाहे वो प्रदीप अग्रवाल हो, चाहे घनश्याम सिंह हो, चाहे लाखन सिंह हो, वगैरह वगैरह, कोई भी व्यक्ति हो। ये जनता का अपना मत है। जनता को अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र मत से, स्वतंत्र मन से अपना मत देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है। मैं जनता के बीच में हूँ, वो जनता के बीच में है। जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता करेगी और जो जनता के लिए उचित होगा वो हम सब लोग करेंगे। आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार शायद आपका 75 लाख का कुछ फंड था, इस बार लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए मिलेगा यदि आप विधायक बनते हैं। तो इस बार का आपका विजन प्लान क्या है, क्या कुछ करेंगे आप? मैं आपको यही बताया था कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। 2016 में मैंने मध्य प्रदेश सरकार से एक रेजुलेशन वो पास कराया था कि हमारे भिंड से दतिया तक रेलवे लाइन नहीं है। उस समय जब स्टेट का समय था और अंग्रेज के समय में भिंड से दतिया रेलवे लाइन डाली जा रही थी, तो दतिया स्टेट के महाराज का ऐसा संज्ञान में आया है कि यहाँ सब हमारा जंगल है, हमें शिकार में असुविधा होगी, इसलिए यहाँ रेल लाइन ना डाली जाए। तो उस समय रेल लाइन नहीं डाली गई थी, क्योंकि रेल लाइन डलने से उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। हमारे पास बिजली है, हमारे पास नदी है, हमारे पास आवागमन के साधन नहीं है। यदि रेल लाइन डल जाती है तो हमारा भिंड दतिया जो क्षेत्र है ये उद्योगों में सुपर पे पहुंच जाएगा। हमारे पास जगह बहुत है। तो इसलिए मैंने एक प्रस्ताव पास करा के मध्य प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को 2016 में भेज दिया था कि भिंड से दतिया रेलवे लाइन डाली जाए। वो प्रस्ताव वहाँ स्वीकृत हो गया है केंद्र में, और अभी 2 लाइनों पर विचार चल रहा है और आने वाले 2019 या 2024 या 25 में हमारा ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा और भिंड से दतिया का रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाएगा। तो हमारे सेवड़ा और इंदरगढ़ के लोग भी रेल के द्वारा दतिया और भिंड आ जा सकेंगे। पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, जब रेल लाइन होगी तो हम उद्योग को बढ़ावा दे पाएंगे। तीसरी उपलब्धि, हमारा सेवड़ा और आसपास का जो क्षेत्र है ये पर्यटन की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेवड़ा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तपोभूमि है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की तपोभूमि है और ये 68 तीर्थों के भानेज हैं।
इनका बड़ा महत्व है। दूर दराज से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ सनकुआ पे, सिंध नदी पे स्नान करने आते हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि सेवड़ा को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए सेवड़ा पे एक ऐसी व्यवस्थाएं की जाए सनकुआ घाट पे, जिससे कि लोग आएँ तो उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जो एक पर्यटन की दृष्टि से होती हैं। उसी सर्किल में रतनगढ़ माता का मंदिर, उसी सर्किल में दंदरौआ धाम, उसी सर्किल में रावतपुरा सरकार, उसी सर्किल में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि हम सेवड़ा को पर्यटन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा, सेवड़ा के जो 18 गांव हैं या सेवड़ा के आसपास का क्षेत्र है जो सिंचाई से वंचित है, तो हमने एक परियोजना लाए थे, रतनगढ़ परियोजना 2200 करोड़ की। किसी कारण से या कोरोना काल के कारण एक एक्स्ट्रा पैसा उस कोरोना काल में खर्च हो जाने के कारण वो परियोजना ब्रेक हो गई थी, रुक गई थी। तो मेरा ये प्रयास है कि वो परियोजना पुनः चालू हो 2200 करोड़ की, और वहाँ एक डैम बने जिससे कि हम अपनी बिजली भी बना सकें और हम अपने अन्य गाँवों को जिनमें अभी नहर नहीं है उनमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। और सबसे मूल जो हमारा कारण है वो है सेवड़ा में डिग्री कॉलेज का नया भवन, सेवड़ा में स्टेडियम और सेवड़ा में ऐसे साधन उपलब्ध कराना जिससे कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है जो गलत दिशा की ओर जा रही है, तो वो वापस शिक्षा और खेल दोनों की तरफ उसका जो डाइवर्ट हो। और वो मेरी पहली प्राथमिकता है कि आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा में लाने के लिए जो भी सरकार की प्रभावी योजना है उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में लागू कराना। ये किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, सरकार आएगी तब करेंगे या सरकार नहीं भी होगी तो भी कर लेंगे आप? नहीं, पहले तो मेरी सरकार ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। विधायक का दायित्व होता है अपने क्षेत्र की जनता के लिए संपूर्ण प्रयास करना। होना नहीं होना विषय बात का होता है। हमारा प्रयास हमें और हमारे क्षेत्र की जनता को और जो हमारे प्रदेश की सरकार है उसको दिखना चाहिए कि हमने अपने क्षेत्र के लिए 5 साल यदि जनता ने हमें चुना है तो उसका हम पे भरोसा और विश्वास कायम रहना चाहिए कि हमें उसकी पूर्ति के लिए जो भी करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक हमें जाना चाहिए। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, वहाँ का क्षेत्रीय बड़ा मुद्दा है कि वो बाहरी प्रत्याशी पर मोहर नहीं लगाएंगे, वहाँ के लोगों का कहना है। आपको लगता है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं? मुझे चूँकि ऐसा समझ में नहीं आता है। मैं 1985 से इंदिरागढ़ में व्यापार कर रहा हूँ, 38 साल से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। एक बार चुनाव जीता था, एक बार चुनाव हारा था। तो बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा तो तब होता है जब कोई नया व्यक्ति मैदान में आए, और बाहरी प्रत्याशी से विषय हमारी समझ में नहीं आता है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मैं दतिया जिले का निवासी हूँ, मैं इंदिरागढ़ क्षेत्र का निवासी हूँ, इंदिरागढ़ में मेरा मकान है, इंदिरागढ़ में मेरा ज़मीन है। तो बाहरी होता नहीं है। ऐसे तो हमारे पूर्वज भी 500 साल पहले आगरा से आए थे, तो वो भी बाहरी हुए, हम दतिया के भी नहीं हुए। तो बाहरी मेरी समझ में नहीं आता है कि बाहरी क्या होता है, और वो चूँकि जनता का अपना मत है, जनता निर्णय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल ये फैसला आप पे छोड़ देते हैं कि आपका क्या कहना है। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धमाकेदार इंटरव्यू के साथ एंट्री हमारे साथ इस समय प्रदीप अग्रवाल जी की चल रही है। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने 33,000 का दावा किया है, आपका दावा क्या रहेगा कांग्रेस विधायक के साथ टक्कर लेने के लिए? मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया नहीं है। मैं जनता के बीच जाता हूँ, जनता का मुझे स्नेह प्राप्त होता है, मैं जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, और जनता मुझे जो भी आशीर्वाद देगी मुझे स्वीकार है। शायद उन्हें लगता है कि वो 33,000 से जीते थे, मुझे लगता है कि मेरा प्रत्याशी 33,000 से किसी कारणवश हारा था। उनका अपना ग्राफ कितना है ये इस विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। आपके प्रत्याशी का आरोप है कि मुझे हराने में कहीं ना कहीं आपके मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा का हाथ था। राधेलाल बघेल का आरोप है। कभी कभी अज्ञानता से बचकानी बातें निकल जाती हैं। माननीय मंत्री जी ने जितना प्रयास राधेलाल जी के लिए किया था, मुझे लगता है उनका बेहतर प्रयास था। उन्होंने वो सब कुछ किया, और अगर माननीय मंत्री जी प्रयास नहीं करते तो मुझे लगता है और 10,000 वोट नीचे जाते वो।
पंती जी का बेहतर प्रयास रहा। लगातार वो सेवड़ा क्षेत्र में जनसभाएं करते रहे, लोगों को भरोसा दिलाते रहे, और मैंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। चूँकि पार्टी से मुझे आदेश नहीं था तो मैं ज़्यादा उस क्षेत्र में नहीं जा पाया, लेकिन जितना मैं प्रयास कर सकता था मैंने प्रयास किया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं में ताकत दी, उनका संबल बढ़ाया, और लगातार प्रयास करने के कारण, चूँकि कुछ वो पूरे उससे पूर्व वो बीएसपी से विधायक थे, उस समय उनकी कुछ गलतियां रही होंगी जिनका परिणाम उन्हें और हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन चूँकि जनता भगवान होती है और जनता ने जो निर्णय दिया वो हम सबको स्वीकार है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी पूरी ताकत से क्षेत्र में काम करते हैं। अभी आपने उपचुनाव में भांडर में भी देखा होगा, लगातार 20 दिन वो क्षेत्र में रहे, उन्होंने काम किए हैं और वो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करते हैं। उनके विषय में यदि कह रहे हैं तो उनका अपना बयान है, बचकानी बातें हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। के सामने तमाम लोग भी और भी दावेदारी कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग के, चाहे कुशवा समाज से हो, चाहे अन्य वर्ग से हो। आपको लगता है कि आपका टिकट फाइनल होने के बाद वो लोग आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग सर्वधर्म सद्भाव और सबके साथ मिलकर काम करते हैं। लोकतंत्र है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन जैसे ही पार्टी किसी भी एक व्यक्ति का टिकट फाइनल करती है, हम सब लोग पूरी ताकत से उसके साथ काम करने में जुट जाते हैं। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है और यही हमारे संगठन की सबसे बड़ी खूबी है। ऐसा सुर्खियों में चला कि अभी अभी हाल में आपने केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के प्रभारी आपके समिति के, जिन्होंने टिकट वितरण किया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपने सोने का रथ भी दे दिया है, ऐसे लोगों में चर्चा है। कभी कभी अज्ञानता में व्यक्ति के बढ़ते ग्राफ को नीचे दिखाने के लिए कुछ लोग ऐसी बचकानी बातें लिख देते हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर इतने बड़े नेता हैं और उनके कद पे, उनके व्यक्तित्व पे इस प्रकार की बात करना सूरज को दिए दिखाने की बात है। उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और जो ये बात लिख रहे हैं वो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं। ये चूँकि रथ जो है वो खाटू श्याम जी का रथ है और 1000 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये में हर दुकान पे मिलते हैं। अभी कभी खाटू श्याम जाएंगे तो 2-4 रथ ले आना। ये किसी भी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति घर आता है तो उसके सम्मान में हम उसे कुछ ना कुछ देते हैं। मेरे यहाँ देख रहे हो, एक ये रखी है, एक ये रखी है, एक वो रखी है, इधर 8-10 रखी हैं। तो मैं किसी के भी घर जाता हूँ तो लोग मेरा सम्मान करते हैं। कोई मेरे घर आता है तो मैं भी आपका सम्मान करूँगा। तो इस सम्मान को चूँकि गलत दिशा से करना वो उनका अपना स्वभाव है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ और उनने किसी ने भी टिप्पणी नहीं की है और उन्होंने वो पोस्ट दूसरे दिन डिलीट भी कर दी थी। बिल्कुल। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से किस तरीके से आप प्रभावित होते हैं? ऐसा सुना है कि वो आपको लाइक करते हो, आपको टिकट दिलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ संगठन टिकट देता है और संगठन सर्वे के आधार पर टिकट देता है। 2018 में भी नरेंद्र सिंह जी थे, 2013 में भी नरेंद्र सिंह जी थे। 2018 में मुझे टिकट नहीं मिला, 2023 में मुझे टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जो ये पार्टी तय करेगी। 2013 में मुझे टिकट मिला, 2008 में मुझे टिकट मिला। विषय ये है कि संगठन की दृष्टि से संगठन को कौन महत्वपूर्ण, कौन यहाँ प्रत्याशी अच्छा लगता है, वो उसको टिकट देते हैं। नरेंद्र सिंह जी मेरे गुरु भी रहे हैं और मैंने जब होश संभाला, मैं चूँकि जब बहुत छोटा, मैं बचपन से जनसंघी हूँ, मैंने जनसंघ में काम किया है। मैं जब 3 साल का था तो मेरे पिताजी विधायक थे। मैं जब 12-15 साल का हुआ तो मैं अटल जी के भाषणों से प्रभावित हुआ करता था। मैं जयवंत सिंह पवैया जी के भाषणों से प्रभावित हुआ करता था। मैं नरेंद्र सिंह जी को देख के अपने आप में ऊर्जा लिया करता था कि वो बसों से आते थे और यहाँ काम करते थे। मैं सीता शाह जी को देख के अपने आप को ऊर्जा दिया करता था। तो मैंने उन सब के सानिध्य में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरे आइडियल हैं। मैंने उनसे राजनीति के विचार सीखे हैं। तो जिनसे जब बचपन से जब नई एक उम्र में प्रवेश करते हैं और जिनसे प्रभावित होते हैं तो वो अपने गुरु और आइडियल बन जाते हैं। तो मैं उनके विचारों को लेके आगे बढ़ा, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबको, कुशाभाऊ ठाकरे जी है, अपने प्रभात जी है, या सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है और मैंने सबने मुझे प्यार किया है। नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं लिया आपने? नरोत्तम मिश्रा जी
से मैं 1993 से प्रभावित हूँ। 1993 की एक घटना है, जब मैं वैष्णो देवी जा रहा था, तब मैं उनसे मतलब सिर्फ नाम से परिचित था, मैं उनसे कभी मिला नहीं था। तो ट्रेन में जब वो मुझे मिले तो वो 200-250 लोगों के साथ ट्रेन में थे, वो भी वैष्णो देवी जा रहे थे। तो मेरा सफ़र उनके साथ हुआ, तब मैं उनके काम से, उनकी बातों से प्रभावित हुआ और लगातार मैं उनसे तब से प्रभावित हूँ। और 2008 से जब से वो दतिया आए हैं, तब से उनके विकास को आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि दतिया क्या थी और आज क्या हो गई है। दतिया की ये 50 साल भी अगर हम दतिया में रहते तो आज दतिया की ये स्थिति, इतनी विस्तृत स्थिति कि दतिया 8-8, 10-10 किलोमीटर के दायरे में फैल गया है। दतिया में वो सब कुछ है। आज व्यापार है दतिया में, आज दतिया भय मुक्त है, आज दतिया गड्ढा मुक्त है, आज दतिया पानी से परेशान नहीं है। ये सारी चीज़ें जो कि हम जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो आज हमारी पूर्ण हो रही हैं। 10-10 मंजिला बिल्डिंगें हैं। तो ये सब नरोत्तम मिश्रा जी की देन है। और उनसे मैं तो क्या, हर व्यक्ति जो उनके सानिध्य में आता है उनसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाता है। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सेवड़ा से भारतीय जनता पार्टी से एंट्री लगभग टिकट तय माना जा रहा है। प्रदीप अग्रवाल जी आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बने हुए थे। हमने वो तमाम सवाल पूछे जो आपके सवाल थे। इसके बाद भी कोई सवाल आपका ऐसा है जो छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ आपकी राय है हमें बताइए। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ की धमाकेदार एंट्री में हर शख्सियत से आपसे रूबरू करा रहा हूँ। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार।